बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उफान पर नदियां, लोग छैनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं अपना ही घर, अब सड़क किनारे झोपड़ी में रहने को हुए मजबूर। मिड डे मील में फिर हुई लापरवाही, बच्चों की प्लेट में मिला मरा हुआ मेंढक। लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी नेता के बेटे का बड़ा दावा, बिहार पुलिस बना रही है पिता की बीमारी कबूलने का दबाव। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने किया राज्यव्यापी धरना का आयोजन। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, नदी में समाया मकान। देश की 66% आबादी पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा, जाने कितने राज्यों को कवर करता है वार्निंग सिस्टम। पटना में 40 जगहों पर बिकने लगा सस्ता टमाटर, गया, नालंदा, वैशाली और सारण में भी मिलेगा जल्द। हिंदुस्तान के 44% एमएलएज पर क्रिमिनल केस, औसत संपत्ति 13 करोड़ 63 लाख रुपए और 88 निकले अरबपति, एडीआर का खुलासा। 174 वर्षों के जलवायु इतिहास में अब तक का सबसे गर्म महीना रहा जून, जुलाई में मजबूत हुआ अल नीनो। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे प्रदेश में यानी कि बिहार में किसी भी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल को इस बारे में आश्वस्त किया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से भेंट की है, जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से ये प्रयास करें कि देश में भी ये लागू नहीं होने पाए, अल्पसंख्यक समाज के हितों का ध्यान रखा जाए। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिलाया है कि वे इस दिशा में प्रयास करेंगे। जहां नीतीश कुमार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में आरंभ से ही यानी कि शुरू से ही उनकी स्पष्ट राय रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में दोस्तों के साथ मोमोज खाने के चैलेंज में एक युवक की जान चली गई। कहा जा रहा है कि युवक ने दोस्तों से शर्त लगाने के बाद अधिक मात्रा में मोमोज खा लिए थे, जिसके बाद उसकी हालात खराब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में युवक के पिता ने उसे जहर दिए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज में दोस्तों के साथ मौज मस्ती एक युवक को भारी पड़ गई। दरअसल युवक ने दोस्तों के साथ गुरुवार को मोमोज ईटिंग चैलेंज रखा। इस दौरान युवक की जान चली गई। जब पुलिस के अनुसार गोपालगंज का 25 वर्षीय विपिन कुमार पासवान दोस्तों के साथ मोमोज खाने पहुंचा था। विपिन की दोस्तों से शर्त लगी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा मोमोज खा सकता है। इसके बाद विपिन ने बहुत ज़्यादा मात्रा में मोमोज खा लिए। कहा जाता है कि 100 से भी अधिक मोमोज खा लिए, जिससे उसकी हालात ख़राब हो गई और उसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जहाँ साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार अगले 3 दिनों तक मानसून का प्रभाव पटना समेत पूरे बिहार में बना रहेगा। इससे बिहार में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में मध्यम स्तर और फिर कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि सीमांचल, मिथिलांचल सहित पटना और फिर इसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही आंशिक बादल छाए हुए हैं, जहाँ कुछ जिलों में बादलों का आना जाना शुरू हो गया है। जहाँ अगले 24 घंटे के अंदर तराई के जिलों में कहीं कहीं मध्यम वर्षा होने की आसार हैं। वहीं अन्य सभी जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जहाँ कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से बाहर ना निकले, या साथ ही साथ हरे पेड़ पौधे और फिर बिजली के खंभे से दूर रहें।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बिहार के पूर्णिया, बेगूसराय, नालंदा समेत 20 जिलों में खानापुरी पर्चा बांटा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खानापुरी पर्चा क्या है। तो आपको बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार खानापुरी पर्चा एक ऐसा पर्चा होता है जिसमें रैयतों के दखल कब्जा कागजात के आधार पर तैयार होता है। इस पर्चा में रैयतों का नाम, पता, रकबा, जमीन का चौहद्दी दर्ज होता है। खानापुरी पर्चा को कच्चा खतियान भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खानापुरी पर्चा क्यों बांटा जाएगा, ये सवाल है आपके मन में। तो आपको बता दूं कि खानापुरी पर्चा के आधार पर किसी भी गलत प्रविष्टि के खिलाफ शिविर में दावा या फिर आपत्ति दायर किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जमीन सर्वे में उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर वे इस पर्चा के आधार पर आपत्ति दायर कर सकेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि आखिर किन किन जिलों में यह खानापुरी पर्चा बांटा जाएगा। तो आपको बता दूं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण, शिवहर, बांका, शेखपुरा, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, खगड़िया, नालंदा, अरवल, जमुई, मधेपुरा, किशनगंज, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अररिया, सीतामढ़ी और सुपौल जिला में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इन जिलों में खानापुरी पर्चा बांटा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण पूर्णिया जिला के 82 अनुमंडल में हजारों लोग बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहे हैं। अमौर प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, जहाँ कनकई, परमान, महानंदा, दास और फिर बकरा नदी उफान पर है। अमौर प्रखंड की ज्ञान, दूब, सिमलवाड़ा, नगर टोला, धरिया, तालबाड़ी पंचायत के कई घरों में कनकई नदी का पानी घुस गया है। लोग माल मवेशी के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, जहाँ लोगों का कहना है कि यातायात का कोई भी साधन नहीं है। लोगों के घरों से लेकर के सड़क पर पानी भर गया है। जब पानी के कारण चूल्हा चौका सब बंद है। लोग थर्माकोल से बनाए गए नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं और बाजार जाकर के जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। यह प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। माल मवेशी के लिए चारे तक की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की भी परेशानी बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और फिर बचाव की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 44% विधायकों पर क्रिमिनल केस है, जबकि बिहार के विधानसभाओं में हर विधायक औसतन संपत्ति 13 करोड़ रुपए पाई गई है और 4001 विधायकों में से 88 यानी कि 2% अरबपति निकले हैं। ये खुलासे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से किए गए विश्लेषण के जरिए हुआ है। ताज़ा एनालिसिस के हवाले से जो समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में लगभग 44% विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन इसकी बिसात बिछानी शुरू हो गई है। जी हाँ, राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोहरे चलना भी शुरू कर दिया है ताकि अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके या फिर दावेदारी में किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर ना रह जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ साथ विदेशों का दौरा करके बीजेपी की जमीन एक बार फिर से तैयार कर रहे हैं, तो फिर वही दूसरी तरफ एनडीए की बैठकों के जरिए भी आगे की रणनीति को धार दी जा रही है। इसी कड़ी में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जल्द ही मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल 18 जुलाई 2023 को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को बुलावा भेजा है। चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलावा भेजने के लिए बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बाकायदा एक पत्र लिखा गया है। यह पत्र भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि तेज बारिश के कारण पूर्व और फिर उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में वृद्धि तेजी से होने लगी है। जब पूर्व बिहार में कोसी और फिर सीमांचल की नदियां उफान पर है। बांका में चीर नदी पर बना पंजोवारा गोड्डा मुख्य सड़क पर बना डायवर्सन बह गया है। इस कारण बिहार झारखंड के बीच गोड्डा जिला होकर के आना जाना मुश्किल हो गया है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कई गाँव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सहरसा में 1 दर्जन स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। खगड़िया के संतोष जलद्वार के पास बागमती खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर तक ऊपर बह रही है। जहाँ अलोली प्रखंड की उत्तरी बहरवा गांव में शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह तक 7 घर इसमें विलीन हो गए। पश्चिमी चंपारण में गंडक का जलस्तर में वृद्धि हुई है। अररिया जिला में बकरा, कनकई और फिर परमान नदियों में आई बाढ़ से कई पंचायतें प्रभावित हुई है। फसलें डूब गई है। आधा दर्जन से अधिक गाँव का सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं पर कटिहार में महानंदा का जलस्तर बढ़ने से आजमनगर, सालमारी, कदवा,
बलरामपुर के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पिछले 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। जब वही अहमदाबाद, परानपुर सहित अन्य प्रखंडों में कटाव जारी है। पूर्णिया में भी बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है। सहरसा में बालन और फिर कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने से महिषी प्रखंड के मध्य विद्यालय समानी के परिसर में प्राथमिक विद्यालय रही टोला के वर्ग कक्षा 1 में प्रवेश कर गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत इन दिनों काफी गर्म है। जहां नई शिक्षक नियमावली को लेकर के विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षकों और बीजेपी के प्रदर्शन के बाद राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के द्वारा सड़क जाम करके प्रदर्शन किया गया। वही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके बाद 23 जुलाई को उनके द्वारा रेल चक्का जाम करके आंदोलन किया जाएगा। दरअसल शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर उनके समर्थकों ने पटना सिटी के 0 माइल और फिर पटना गया मोड़ को जाम करके हंगामा किया है। साथ ही सरकार से शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति को लागू करके और फिर बेरोजगार युवाओं के हक को देने की मांग की है। आपको बता दें कि इस दौरान NH 30 पर छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, जहां जाम लगने के कारण यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा है। लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और फिर सरकार से डोमिसाइल नीति की लागू करने की मांग की, बल्कि बिहारी विद्यार्थियों को उनकी हक दिलाने की भी मांग की है। वही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार शिक्षकों के बहाली प्रक्रिया में पेंच लगाकर के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिक्षकों के हक मांगने पर लाठीचार्ज करके दमन नीति अपनाने का काम किया जा रहा है। जब बिहार सरकार और फिर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अगर सरकार बिहार के युवाओं को उनका हक नहीं देती है तो फिर आने वाले 23 तारीख को रेल चक्का जाम रहेगा और फिर गवर्नर हाउस में प्रदर्शन करेगा। दोस्तों कहते हैं कि लोग तिनका तिनका जोड़ करके अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन बाढ़ और फिर कटाव में पल भर में ये आशियाने उजड़ जाते हैं। ऐसे में इन लोगों का दर्द क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। जिन्होंने मजदूरी करके अपना आशियाना बनाया था, आज उन्हीं आशियानों को अपने परिवार के साथ मिलकर के छैनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। वही महानंदा नदी में आए उफान के कारण पूर्णिया जिला के सगुआ महानंदपुर पंचायत में सड़क पर पानी की तेज धारा बह रही है, जिस कारण लोगों का आवागमन ठप हो गया है। ये हालात पूर्णिया के सुदूर ग्रामीण इलाके बायसी अनुमंडल क्षेत्र का है। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर बायसी अनुमंडल के सुगवा महानंदपुर पंचायत के काजल गांव में महानंदा नदी उफनाई हुई है। नदी में कटाव काफी तेज है। इलाके में बाढ़ आ गई है। सड़कों पर पानी की तेज धारा बह रही है। कटाव के कारण लोग अपने मकानों को अपने ही हाथों छैने हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके एक एक ईंट निकाल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में राजद ने हमेशा बिहार के बेहतरी और फिर जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के संघर्ष और फिर आंदोलन किया है। बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा और फिर विशेष पैकेज की आवश्यकता है, लेकिन बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा उसका हक और फिर अधिकार नहीं दिया जा रहा है। 2014 से पहले भाजपा को ये बातें याद रहती थी, लेकिन अब ये बातें वे भूल गए हैं। जो उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा बिहार के नेता मोदी और फिर शाह के डर से अलग हट करके सोचे तो फिर बिहार को जो उसका हक और फिर अधिकार मिलना चाहिए उस पर ये लोग चुप क्यों रहते हैं। क्या इनके लिए बिहार का कोई भी अहमियत नहीं है? इनका ध्यान बिहार में कब जाएगा? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तरह तरह के दावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए दिन करते हैं। इन दावों की पोल खोलते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार सरकार की स्थिति को आप देख रहे हैं। आप केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, पंजाब चले जाइए या फिर जम्मू कश्मीर चले जाएं, वहाँ 100% साक्षरता दर है। यह दहशतगर्द से प्रभावित जम्मू कश्मीर शिक्षा के मामले में बिहार से बेहतर है। आज बिहार देश में सबसे पीछे 28वें नंबर पर है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के बच्चे कोटा में जाकर के पढ़ रहे हैं, हम लोगों के बच्चे बेंगलुरु में जाकर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दूसरे राज्य के कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं वो भी बिहार के ही हैं और फिर जो पढ़ा रहे हैं वो भी बिहार के हैं। लेकिन कॉलेज खुल रहे हैं कर्नाटक में, जो आपके हमारे और फिर देश के सामने मॉडल है। प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अन्य राज्यों से तुलना करते हुए बताया है कि केरल ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाई है, आंध्र प्रदेश ने जो बनाई है, कर्नाटक ने जो बनाया है, महाराष्ट्र ने जो बनाया है, इनमें सबसे पीछे बिहार 28वें नंबर पर है। जब बिहार 28वें नंबर पर है तो फिर मान लीजिए कि हम सबसे पीछे हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य ने भी 100% शिक्षा की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में जाकर के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जहां दहशतगर्द है वहां देख लीजिए, किसी भी राज्य को उठा करके देख लीजिए, उन सब की दशा बिहार से अच्छी है। गौरतलब है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून महीने में तेज तर्रार IAS अधिकारी के पाठक को विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी। इसके बाद बिहार में
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समेत शिक्षा में सुधार के लिए उनकी तरफ से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हालांकि इसके बाद से शिक्षा मंत्री और के पाठक में ठन गई और फिर शिक्षा मंत्री ने के पाठक को पीठ पत्र जारी कर दिया। मंत्री चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडे में शामिल समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर के अब सत्ताधारी दल अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रही है। अब तक जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल इस विवादित कानून के विरोध में थे, तो वहीं अब भाजपा के ही सहयोगी दलों का दावा है कि ये कानून देश और फिर देश की एकता के लिए खिलाफ है। दरअसल दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन का सहयोगी दल पीएम के समान नागरिक संहिता के खिलाफत में उतर आया है। जब पीएमके का दावा है कि ये कानून राष्ट्र और देश की एकता के खिलाफ है। पीएम के अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमनी रामदास ने 22वें कानून आयोग की अध्यक्षता को पत्र लिखकर के बताया है कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों कर रही है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कशगम यानी कि AIADM के प्रमुख है पलानी स्वामी ने बीते दिनों समान नागरिक संहिता पर अपनी राय देते हुए बताया था कि 2019 के आम चुनावों के लिए जारी हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में रुख स्पष्ट कर दिया गया था। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने पार्टी के जिला सचिव की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा था कि हमारा घोषणा पत्र पढ़े, हमने इसका स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। घोषणा पत्र में धर्मनिरपेक्षता विषय के तहत पार्टी ने 2019 में कहा था कि अन्नाद्रमुक भारत सरकार के समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई भी संशोधन नहीं करने का आग्रह करेगी, क्योंकि ये भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसका और एक उदाहरण जून 2023 में दर्ज किया गया है। 174 सालों के जलवायु इतिहास में जून के दौरान तापमान शिखर पर पहुंच गया है। ये पहला मौका है जब जून के महीने का औसत तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज हुआ है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट इन्फॉर्मेशन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। यह रिपोर्ट के अनुसार ये लगातार 47वां जून का महीना है जब तापमान 20वीं सदी के औसत तापमान से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया पर हावी होता जा रहा है। इससे पहले जून के दौरान सबसे ज़्यादा तापमान 2020 में दर्ज किया गया था, जब तापमान सामान्य से 0.92 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। वहीं जून 2019 के दौरान तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, जो उसे अब तक का तीसरा सबसे गर्म जून बनाता है। जून 2022 में भी तापमान सामान्य से 0.89 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर आज हम आपको एक बेहतर आइडिया दे रहे हैं। इसमें घाटा लगने के चांस बहुत कम है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है। दूध और इसके प्रोडक्ट का कारोबार देश में तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग इस कारोबार में निवेश करके बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी में से एक अमूल भी लोगों को अपने साथ मिलकर के काम करने का मौका दे रही है। अमूल अपनी फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। ऐसे में कोई भी अपने इलाके में अमूल की फ्रेंचाइजी लेकर के अमूल पार्लर खोल सकते हैं। यह अमूल बिना किसी रॉयल्टी या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की फ्रेंचाइजी ऑफर दे रही है। यह नहीं, अमूल की फ्रेंचाइजी लेने का खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यह 2 लाख रुपए से लेकर के 6 लाख रुपए तक अपना बिजनेस आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। यह कारोबार की शुरुआत में ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकेगा। यह फ्रेंचाइजी के जरिए हर महीने करीब 5 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। हालांकि ये जगह पर निर्भर करती है। अमूल की ओर से 2 तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर की जाती है। या पहली अमूल आउटलेट, अमूल रेलवे पार्लर या फिर अमूल कियोस्क की फ्रेंचाइजी, और दूसरी अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर की फ्रेंचाइजी। अगर आप पहली वाले में निवेश करना चाहते हैं तो फिर 2 लाख रुपए निवेश करना होगा। वहीं अगर दूसरी फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो फिर 5 लाख रुपए निवेश करना होगा। इनमें नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर 25,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। अमूल आउटलेट होते हैं जहां उनके प्रोडक्ट की पूरी रेंज उपलब्ध होती है, जहां इसे खोलने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको retail@amul.coop पर ईमेल करना होगा। जहाँ इसके अलावा आप www.amul.com पर भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर के कई इलाकों में इन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। देश में करीब 72% जिले अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के संपर्क में आते हैं, लेकिन इनमें से केवल 25% में ही बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र या फिर पूर्व चेतावनी प्रणालियां हैं। ऐसे में केवल
इन्हीं 25% लोगों को बाढ़ के लिए पहले से अलर्ट जारी किया जा सकता है। जहाँ इसके अलावा भारत में 66% लोग बाढ़ की जद में आते हैं, जहाँ वहीं इनमें से केवल 33% लोगों को इस खतरे के बारे में पहले से अलर्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि इतने ही क्षेत्र अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ से कवर किया गया है। जहाँ इंडिपेंडेंट पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक द काउंसिलिंग ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने इसे लेकर के सर्वे किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ के उच्च जोखिम के बावजूद भी बाढ़ की अर्ली वार्निंग सिस्टम के मामले में असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और फिर सिक्किम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। यह रिपोर्ट से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश EWS की सबसे कम उपलब्धता वाले राज्यों में से एक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों में डर दिखने लगा है। जहां 11 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चिन्हित करके उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक दर्जन भर से अधिक शिक्षक निलंबित हो चुके हैं, जहां पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक निलंबन की कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार सरकार के इस कार्रवाई का डर इस कदर है कि नियोजित शिक्षक सोशल मीडिया से प्रदर्शन के दिन के फोटो को डिलीट कर रहे हैं, जहाँ उन्हें डर है कि कहीं उनका फोटो देख करके उन्हें भी निलंबित न कर दिया जाए। ऐसे में इस कार्रवाई का शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है, जहाँ संघ ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। महागठबंधन की सहयोगी पार्टी भाकपा माले भी सरकार से इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। विभाग की कार्रवाई को लेकर के बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। यह सभी को अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन का अधिकार है। यह पूर्व से सूचित करके शिक्षकों ने 11 और फिर 12 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई करना गलत है। दोस्तों बात करते हैं कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए स्टेट हाईवे पुलिस की गठन की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में स्टेट हाईवे में पुलिस तैनात किए जाएंगे। इनमें नेशनल और स्टेट हाईवे पर नए थाने खोले जाएंगे। इन थानों में पुलिस बल की भी अलग से पदस्थ किया जाएगा। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस कमिश्नर और फिर प्रदेश के जिलों को पत्र लिखकर के हाईवे पुलिस की गठन के लिए पुलिस बल और थाने के बारे में जानकारी मांगी है। इन हाईवे के थानों में पदस्थ पुलिसकर्मी सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं की जाँच को लेकर के जागरूक फैला करके इनमें कमी लाने का काम करेंगे। बिहार में 13,000 के करीब लोगों की जान सड़क हादसे की वजह से जाती है। इनमें सबसे ज्यादा सड़क हादसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शहर और फिर ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर होते हैं। इन सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क निर्माण और राजमार्ग विभाग ने बिहार सरकार को पत्र लिख करके सड़क हादसों में 2030 तक 50% कमी लाने के लिए हाईवे पुलिस की गठन करने की बात कही है। इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस प्रशिक्षण शोध संस्थान को जिम्मा मिला है और फिर उन्होंने स्टेट हाईवे पुलिस के गठन की तैयारियां शुरू की है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई हिस्सों में भले ही बारिश आफत बनी हुई है, लेकिन बिहार में कम बारिश की वजह से किसानों को परेशानी बढ़ी हुई है और पंपिंग सेट से खेती करना आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए सबब नहीं हो पा रहा है। हालांकि पटना समेत बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों को परेशान भी किया है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है, जहाँ मौसम विभाग ने आज बिहार के उत्तर पूर्व इलाकों और फिर दक्षिण भाग के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार के 26 जिले में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग के माने तो बिहार में 15 से 20 जुलाई तक मानसून कमजोर रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी तो फिर कुछ स्थानों पर तेज धूप होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी की ऊंचाई शुक्रवार से कम होने के आसार बन रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। जहाँ जिले के कई प्रखंड में बाढ़ के कारण कई जगहों पर आवागमन ठप हो चुका है। पूर्णिया के अमूर और बैसा प्रखंड में कनकई, महानंदा, दास, बकरा और फिर परमान नदी में उफान के कारण कई इलाके बाढ़ में आ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बैसा प्रखंड में 3 सड़कें बाढ़ के पानी से कट गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से फुलेश्वरी में से हारणा, रायबेड़ से प्रसादपुर और फिर बरडेहा से खादा टोले जाने वाली ग्रामीण सड़क बाढ़ के पानी में कट गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लाल ने पेरिस में तिरंगा लहराया है। जब बिहार के शैलेश ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शुक्रवार को रजत पदक जीत करके देश के साथ बिहार को भी गौरवान्वित किया है।
शैलेश ने T63 कैटेगरी में हाई जंप प्रतिस्पर्धा में ये पदक अपने नाम किया है। मूल रूप से जमुई के इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड से ताल्लुक़ रखने वाले शैलेश भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब हासिल करने वाले दूसरे बिहारी एथलीट हैं। भारतीय दल में बिहार के ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक शरद कुमार भी शामिल है। हालांकि शरद इस इवेंट में 5वें स्थान पर रहे हैं। आपको बता दूं कि शरद कुमार पटना के ही निवासी हैं, जो रियो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले बिहार के एकमात्र एथलीट हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा मार्च में घायल भाजपा के नेताओं पर राजद ने सवाल उठाया है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मिर्च के बोरियां नहीं जाती है। जब मौत किसी की हो दुखद होती है, लेकिन उस मौत को भाजपा वालों ने पिपली लाइव बना करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्या का समाधान भी महागठबंधन सरकार ही करेगी। मनोज झा ने कहा है कि कई नेताओं ने चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए पिटाने का नाटक किया है, झूठ में पट्टियां बंधवाली है। जल्द ही ऐसे लोगों का नाम सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि मीडिया के सवालों का जवाब जितना हम लोग देते हैं, उतने सवाल का जवाब यदि मोदी जी दे दे तो फिर उनकी तस्वीर लगा करके पूजा करती। जब पटना स्थित राजद कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनोज झा ने कहा है कि राजद ने भी कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन मिर्च पाउडर लेकर के नहीं गए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मिर्च पाउडर नहीं होता है। भाजपा के कार्यालय बड़ी संख्या में बन रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सीबीआई के लोग तैयार नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव पर चार्जशीट किया गया। उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि पॉकेट में आईना रखें और फिर हमेशा अपने चेहरा को देखते रहें। मनोज झा ने कहा है कि जो विधानसभा मार्च की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए, जहां हजारों घर जल गए और फिर कई लोगों की जान गई। इस पर भी पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ पार्टी ने आज राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया। राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर भाजपा के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर भी धरना का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। यह नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने नेता विजय सिंह की जान जाने के लिए पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। पटना में धरना का नेतृत्व करते हुए अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारे साथी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हमारी लड़ाई और फिर पुरजोर तरीके से जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार निरंकुश हो गई है और सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो फिर उसका जाना तय हो जाता है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भाजपा से डर गए हैं। सरकार ने लाठीचार्ज को लेकर के भाजपा के 63 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन डर के कारण उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करा सकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि उनके खून का एक एक कतरा आंदोलन के लिए तैयार है। जो सरकार को जो करना है कर ले, भाजपा डरने वाली नहीं है। दोस्तों नीतीश कुमार बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की बीवी का नाम मंजू कुमारी है, जो अब स्वर्गवास हो चुकी है। अभी हम उनकी बीवी को लेकर के कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री है। हम आपको बताएंगे उनकी बीवी के बारे में और उनकी शादी के से जुड़ी हुई कुछ खास चीज़ों के बारे में। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिन्हा के साथ बहुत ही साधारण तरीके से अंतरजातीय विवाह किया था। ये साल 1973 की बात है, जब नीतीश कॉलेज के आखिरी साल में थे। नीतीश के पिता ने उनसे पूछे बिना ही उनकी शादी तय कर दी थी। जैसा दहेज की डिमांड भी रख दी थी। पिता ने 22,000 रुपये तिलक तय की थी। जब नीतीश कुमार को ये बात पता चली तो फिर वे आग बबूला हो गए। जब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वे दहेज नहीं लेंगे, गाजे बाजे वाली बारात नहीं ले जाएंगे, पंडित की मर्जी से उठने बैठने की कवायद नहीं करेंगे और दावत भी नहीं देंगे। जैसा ही नीतीश कुमार ने यह भी सुनिश्चित किया था कि शादी के लिए मंजू की भी सहमति ली जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के अलग अलग जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से 18 लोगों की जान गई है, जिससे इन जिलों में हरकंप मच गया है। खबर के अनुसार रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा 5 लोगों की ठनका गिरने से जान गई है, जबकि अरवल में 4, सारण में 3, औरंगाबाद और फिर पूर्वी चंपारण में 2-2, बांका और वैशाली में एक एक व्यक्ति की वज्रपात की चपेट में आने से जान गई है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से जान जाने पर दुख जताया है। यह साथ ही साथ मृतकों के परिवार वालों को तुरंत 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जब वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दरअसल आने वाले दिनों में बिहार के कई इलाकों में वज्रपात होने की संभावना है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से खराब मौसम और फिर बारिश के दौरान खेतों में जाने से बचने की अपील की है। साथ ही पेड़ पौधे और फिर बिजली के खंभे से दूर रहने को कहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 4 सड़कें चौड़ी की जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां चल रही है। बहुत जल्द इन सड़कों के चौड़ीकरण करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन सड़कों के चौड़ीकरण होने से भोजपुर, दरभंगा, रोहतास, नवादा, छपरा समेत कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे इन जिलों के लोगों का आवागमन बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ लोगों को आने जाने में किसी तरीके की जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। खबर के अनुसार पथ निर्माण विभाग ने साल 2024 तक बिहार में करीब 110 किलोमीटर लंबाई में 4 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन सभी सड़कों को चौड़ा करने की अनुमति लागत करीब 464 करोड़ 58 लाख रुपए है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भोजपुर, बक्सर समेत 15 जिलों के किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जहाँ इसके तहत किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। यह खबर के अनुसार आम, लीची, अमरूद आदि की खेती के लिए किसानों को 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि प्रति हेक्टेयर तय लागत 60,000 रुपये पर किसानों को 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जहाँ किसान चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं फूलों की खेती के लिए भी किसानों को 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। यानी कि प्रति हेक्टेयर की 40,000 रुपये लागत पर 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार देगी। जब पहले किसानों को फूल की खेती के लिए 50% अनुदान मिलता था। जिन जिलों में किसानों को लाभ मिलेगा वह है बिहार के भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, सीतामढ़ी, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल और सिवान जिले के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह इसका लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए दरभंगा से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के दरभंगा में 19 और 26 जुलाई को जॉब मेला का आयोजन किया जाएगा, यानी कि रोजगार मेला लगेगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार 19 जुलाई को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा में, साथ ही 26 जुलाई 2023 को अवर नियोजनालय दरभंगा में इस जॉब कैंप का आयोजन होगा। ये कैंप 11 बजे से 3 बजे तक लगेगा। इस कैंप में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि जॉब कैंप यानी कि रोजगार मेले में कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए युवाओं की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप इस जॉब कैंप में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा निबंधन करा सकते हैं, या फिर नियोजनालय में जाकर के निबंधन करा सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अपने जारी बयान में राज्य सरकार पर हमला बोला है। जहाँ सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब सरकार पहले से नियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, तब नए शिक्षकों के वेतन मद में सालाना 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ कैसे उठाएगी, पैसे कहां से आएंगे, ये बताना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति और फिर उनके वेतन का भुगतान पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार इसमें केवल सहयोग करती है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र से शिक्षक वेतन मद में सहायता राशि न मिलने का दुष्प्रचार कर रही है, जबकि सच यह है कि बिहार सरकार ने पिछले साल के खर्च का हिसाब और फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। सरकार पर हमला करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जैसे ही राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र सौंपेगी, केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान की सहायता राशि मिल जाएगी। राज्य सरकार के खाते में अब भी 1,000 करोड़ रुपए बिना खर्च किए पड़े हैं। इससे शिक्षकों को वेतन दिया जा सकता है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र पर तथ्यहीन आरोप लगाना नीतीश सरकार की आदत बन गई है। ये सरकार शिक्षकों की पीठ पर लाठी चलाती है और वेतन रोक करके पीठ पर लात मारती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जब विभाग की ओर से इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग सहित कई अन्य विभाग के अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जब कई अधिकारियों को अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी के तौर पर पदस्थापित किया गया है। मुंगेर के DDC संजय कुमार को अररिया का DDC बनाया गया है। अजित कुमार सिंह को DDC मुंगेर बनाया गया है। सुमेश बहादुर को DDC बेगूसराय बनाया गया है। DDC अररिया को अपर समहर्ता औरंगाबाद बनाया गया है। इसके साथ ही जिला के अपर जिला दंडाधिकारी का तबादला भी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई जिला के अपर जिला दंडाधिकारी का तबादला कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर विपक्षी दल हमलावर हैं। वहीं पटना में पोस्टरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन बताया गया है। वहीं देश में बढ़ते सब्जियों की कीमत को भी दर्शाया गया है।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगी पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। यह बेंगलुरु में होने वाले बैठक से पहले राजद केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी को सुपरमैन दिखाया गया है, लेकिन उन्हें महंगाई मैन की संज्ञा दी गई है। जब पोस्टर पर दिखा गया है कि किस तरह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर के बढ़ी हुई सब्जियों को उसके दाम के साथ दिखाया गया है। पोस्टर में टमाटर की कीमत 160 रुपये, अदरक की कीमत 400 रुपये किलो, धनिया 200 रुपये किलो, मिर्च 200 रुपये किलो, लहसुन 130 रुपये किलो, परवल 80 रुपये, भिंडी 70 रुपये किलो बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और फिर 4 अन्य लोगों के खिलाफ शनिवार को पटना की एक अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण सिंह कल्लू की ओर से दायर की गई इस शिकायत में पटना के जिलाधिकारी और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है। कृष्ण सिंह कल्लू हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। ये याचिका वकील सुनील कुमार सिंह के माध्यम से पटना दीवानी अदालत में दायर की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विद्यालयों में मिड डे मील में लापरवाही अब आम बात हो चुकी है। आए दिन ऐसे मामले निकल करके सामने आते रहते हैं, जिससे कई बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। एक बार फिर से मधुबनी में ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां शनिवार को बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा था, या तभी भोजन में मरा हुआ मेंढक पाया गया था, जिसके बाद विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत ही खाना बांटने से रसोइयों को मना कर दिया गया। गनीमत रही कि बच्चों ने यह खाना नहीं खाया था। घटना बिहार के मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के मंगरोनी गांव अंतर्गत शेख टोली स्थित उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां मध्याह्न भोजन में मरा हुआ मेंढक मिला है। जब खाना में मरा हुआ मेंढक मिलने के बाद विद्यालय में हरकंप मच गया। बच्चों ने इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक को दी, जिसके बाद बच्चों को खाना खाने से रोक दिया गया। जब इस मामले की जानकारी बच्चों की अभिभावक को हुई तो फिर विद्यालय में आए और फिर जम करके हंगामा किया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, विद्यालय में साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। हर जगह बस गंदगी ही गंदगी होती है, बच्चों का यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं और फिर विद्यालय आते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।